हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने कल पोस्ट की थी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियो। फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, किस प्रिंसिपल पर काम करती है और कितने टाइप के वाइब्रेशन होते हैं। हर एक वाइब्रेशन को हमने अच्छे से एग्जाम्पल से समझा था। आज हम बात करेंगे कि हम वाइब्रेशंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज। ओके तो सेमेस्टर एग्जाम में अगर ये आता है तो आपको ये पूरा लिख के आना है। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। We can calculate the vibrational frequency of a bond with reasonable accuracy by Hooke's law. ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम हुक्स लॉ का यूज करेंगे, विच कोरिलेट द फ्रीक्वेंसी विद द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड द एटॉमिक मास। ठीक है, मान लो हमने ये लिया है कोई भी मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या होगा कि जो उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो आई आर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उनका जो मास है, ठीक है, उनको आपस में कोरिलेट किया गया, साथ साथ में जो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको, और उसके बेसिस पे एक फॉर्मूला डिराइव किया गया। क्या बोला कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर द रूट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मास। और ये मास कैसा होता है, बेसिकली रिड्यूस्ड मास है आपका। कौन सा है? रिड्यूस्ड मास है। ठीक है, और इस फॉर्मूला को निकाला गया, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 1/2πc अंडर द रूट ऑफ k ओवर न्यू। जो k है आपका वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ या इसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, और जो न्यू है इसको बोलते हैं हम आपका रिड्यूस्ड मास। और रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू m1m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 और m2 क्या है? जो हमारे दो एटम्स हैं लाइक a एंड b, उनका क्या है? मास है। ठीक है, अब देखो फ्रॉम दिस रिलेशन हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे रिड्यूस्ड मास इंक्रीज करेगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। इसको आप समझ सकते हो एक एग्जाम्पल के थ्रू, लाइक जैसे कि ये है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये लगभग 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर आई आर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ये लगभग 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और ये 2150 सेंटीमीटर इनवर्स पर आपका आई आर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, तो क्या हो रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। क्या मैंने बोला कि जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो तो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? आपके बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज कर रहा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। इसका मतलब जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, जैसे ही हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे तो आपकी जो आई आर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज करेगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उनके अंदर सबसे पहला तो आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, वो हमने अभी देखा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, ये लगभग 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्ब किया, ये 1640 पे, और ये 2140 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्ब किया। तो जैसे जैसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, विद इंक्रीज इन क्या इंक्रीज हो रहा है आपका? यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करें वो है आपका रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के। हायर द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड मास लोअर विल बी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल से। कार्बन और Cl का बॉन्ड है, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है। आपको पता है आयोडीन का मास ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का उससे कम होता है और क्लोरीन का उससे कम होता है।
अब देखो आप यूँ सोचो कि ये हैवी एटम है, तो इसको वाइब्रेट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे तो जो फ्रीक्वेंसी लिखी है मैंने वो है 500 सेंटीमीटर इनवर्स, 600 सेंटीमीटर इनवर्स और 700 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये तो उससे बिल्कुल अपोजिट हो गया। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो हैवी एटम है आपका आयोडीन, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंपोनेंट है इसका खुद का वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इसका कम होगा तो जो आने वाली IR रेडिएशन है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम उसका कोरस्पॉन्डिंग कम इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कम डायपोल मूवमेंट जनरेट होगा। और यहाँ पे क्या है कि कम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगा इसको वाइब्रेट कराने के लिए, और ये कम IR रेंज के अंदर एब्जॉर्प्शन शो करेगा, दैट इज 500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जैसे ही रिड्यूस मास इंक्रीज करता है वो डिक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस कह लो या कॉन्जुगेशन कह लो। रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन क्या करते हैं? आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उनको कम करता है। ऐसा क्यों होता है कि देखो, कॉन्जुगेशन लोअर द फ्रीक्वेंसी वेदर द कॉन्जुगेशन इज बोट बाय अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर और एरोमेटिक रिंग, ठीक है। या तो कोई अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर या एरोमेटिक रिंग क्या करती है? कॉन्जुगेशन करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। ऐसा क्यों होता है वो हम देखते हैं अभी। जैसे मैंने ये दो एग्जांपल ले लिए, यहाँ पर क्या है कि कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं कौन सी वाइब्रेशन है, कितनी है। ये लगभग 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब आएगी, ठीक है। बट इस केस के अंदर क्या है कि कॉन्जुगेशन होगा, ये ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे मूव करेगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से बनेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या था? पहले दो डबल बॉन्ड थे, अब बना सिंगल डबल बॉन्ड, यानी कि पहले ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, अब स्ट्रेंथ कम हो गई। आपको पता है कि जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आपके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब जो इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1650 से क्या आएगी? कम आएगी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर कि कॉन्जुगेशन कैसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कम करता है। वो कम इसीलिए करता है क्योंकि कॉन्जुगेशन लीड्स टू सिंगल बॉन्ड करेक्टर। कॉन्जुगेशन से सिंगल बॉन्ड करेक्टर आता है। इन दोनों बॉन्ड में देखो सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया ना, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, और जैसे ही बॉन्ड लेंथ बढ़ी जो उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हो गई? कम हो गई। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा है यहाँ पर दिस। ये सिस्टम देखो, ये क्या है? कार्बोनिल है। कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है आपकी लगभग 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। जब मैंने यहाँ पर कॉन्जुगेशन कराया, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया और यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन हो रहा है। ऐसे ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला इधर हो गया, तो ऐसे कुछ ये स्ट्रक्चर बना, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? देखो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गए दो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया, जिसकी वजह से इनकी जो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो आती है 1675 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। अगर बेसिकली सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा आपका, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर कॉन्सेप्ट ये वाला यूज़ होगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।